एवरीवन। तो पॉलिटी की पीवाईक्यू सीरीज में पूरे कर चुके हैं अपन 2013 से 23 तक के क्वेश्चन। आज अपन करेंगे 2024 का क्वेश्चन पेपर और इसके बाद अपना कंप्लीट। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो बताओ वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि सबसे वरिष्ठ इंसान उस टाइम यही थे उसमें सभा में। देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में 11 दिसंबर 1946 दूसरी ही सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बने। कौन कौन? डॉक्टर हरेंद्र कुमार मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसने भारत के संविधान का दर्शन निर्धारित किया, जिसे ही बाद में एक्सेप्ट किया गया था ना। 22 जनवरी 1947 को शायद एक्सेप्ट किया गया था और इसे वो उद्देश्य का बनाया गया फिर बाद में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की स्थापना करी गई। ठीक है, इसमें कितने सदस्य थे? 7। सारे कृष्ण जी के नाम पे थे मोस्टली, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी और बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र, जिनका स्वास्थ्य खराब हो गया तो फिर इनकी जगह कौन आए? माधवराव आए। डी पी खेतान, इनकी डेथ हो गई तो इनकी जगह आए टी कृष्णामाचारी। तो ये सारे के सारे क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आर्टिकल 368 के अनुसार संसद में निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? ये बात बिल्कुल सही है भाई, 368 के अनुसार होता है संविधान में संशोधन। और अब इनमें से किन के द्वारा होता है ये चीज़? ये होती है परिवर्तन और निरसन, तीनों की वजह से होता है। देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 20 के आर्टिकल 368 में संसद को संविधान एवं उसकी व्यवस्था में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। संविधान के मूल ढांचे से संबंधित व्यवस्था उच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भाई ये पहले भी आ चुका। आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। ये बात तो बिल्कुल सही है। धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। और राज्यसभा या तो विधेयक को अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन करने के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु उसे अस्वीकार नहीं कर सकती, ये बात सही है। फिर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो 1 2 3 सही है। देखो भाई, आर्टिकल 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक केवल लोकसभा में केवल राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल 109 क्लोज 1 के में उल्लेख है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को सरकारी विधेयक माना जाता है तथा इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इसके निर्णय को किसी अदालत, सांसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। लोकसभा में पारित होने के उपरांत इसे राज्यसभा में विचारार्थ भेजा जाता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में प्रतिबंधित शक्तियां हैं। वह धन विधेयक को अस्वीकृत और या संशोधित नहीं कर सकती है, वह केवल सिफारिश कर सकती है। अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है भाई, 14 दिन के भीतर इस पर स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा वह राज्यसभा द्वारा पारित समझा जाता है। लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं होता कि वह राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार कर ले जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट गलत है।
धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांग इत्यादि के बारे में भाई विस्तार से पढ़ के जाना, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर परिषद NEC की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में NEC अधिनियम में संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन सदस्यों को शामिल किया गया है? तो भाई इसमें शामिल किया गया है 1 2 3 4 सबको ही। संघटक राज्य का राज्यपाल, संघटक राज्य का मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्य और भारत का गृह मंत्री, लगभग चारों ही। देखते हैं। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा पूर्वोत्तर परिषद का गठन किया गया। NEC एक संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि ये एक वैधानिक संगठन है। परिषद का मुख्यालय शिलांग में स्थित है और यह भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में के सामाजिक, आर्थिक और संतुलित विकास के लिए सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करना है। अधिनियम को 2002 में संशोधित किया गया। परिषद में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल किया गया। राज्य के राज्यपाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा हैं। सिक्किम को वर्ष 2002 में परिषद में जोड़ा गया। राज्यों के मुख्यमंत्री, उपरोक्त 8 राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नामित 3 सदस्य और भारत के गृह मंत्री NEC के पदेन अध्यक्ष हैं, लेकिन अधिनियम के अनुसार वे इसके घटक सदस्य नहीं हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? तो भाई वो करे गए थे 4। परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है। आयोग में निम्नलिखित शामिल हैं। एक सेवानिवृत्त या कार्यरत सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो अध्यक्ष होता है। चुनाव आयुक्त, संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त। आयोग के आदेश पर किसी भी अदालत के समक्ष सवाल नहीं उठाया जा सकता। आयोग के आदेश लोकसभा तथा संबंधित विधानसभाओं के समक्ष रखे जाते हैं, लेकिन वे आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 संसद को प्रत्येक जनगणना के बाद क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आवंटन को पुनः समायोजित करने का अधिकार देते हैं। इसके अलावा संविधान के आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में 2001 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों SC और अनुसूचित जनजातियों ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनः निर्धारित करने का प्रावधान है। भारत में परिसीमन आयोग 4 बार स्थापित किए गए, 1952, 1963, 1973, 2002। अगला परिसीमन आयोग 2026 के बाद स्थापित किया जाएगा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि वर्ष 2023 में असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं सूची में संशोधन किया गया? तो वो कौन सी थी? शायद मैथिली थी। सॉरी मैथिली नहीं थी, बाकी सारी थी, क्योंकि आर्टिकल 71 संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये जोड़ी गई थी। मैथिली इसके बाद जोड़ी गई थी। पढ़ते हैं इसके बारे में। संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं को प्रारंभ में संविधान में शामिल किया गया था। वर्तमान में टोटल कितनी है? 22। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी में मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। तो सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और संविधान संशोधन 71वां अधिनियम 1992 में भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली KMN को जोड़ा गया और मैथिली बाद में 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बोडो, डोगरी और संथाली के साथ जोड़ा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में सभी शास्त्रीय भाषाएं भी सूचीबद्ध हैं। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। 2015 में क्वेश्चन भी आ गया था कि भाई कौन सी जोड़ी गई है, तो उड़िया उस टाइम जोड़ी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दल है और उसके नेता है। भारत जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या इसके नेता थे? याद करो भाई। सोशलिस्ट पार्टी, सी राजगोपालाचारी, ये तो नहीं थे। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, जगजीवन राम। स्वतंत्र पार्टी, आचार्य नरेंद्र देव। तो भाई इनमें से दो सही है, कौन से देखते हैं। देखो भाई, फर्स्ट में सही है क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और अन्य नेता इसमें कौन कौन से थे? बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 ईस्वी में पटना कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य थे नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर मनोहर लोहिया, मीनू मसाने, अच्युत पटवर्धन और अशोक मेहता, यूसुफ मेहर अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय, है ना। तो फिर इसमें वो नहीं थे, सी राजगोपालाचारी। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर 1934 में डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित किया गया। बाबू जगजीवन राम ने 2 फरवरी 1977 को मंत्रिमंडल और कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 5 फरवरी 1977 को अपनी खुद की पार्टी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी CFD बनाई थी। अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। स्वतंत्र पार्टी एक भारतीय शास्त्रीय उदार राजनीतिक पार्टी थी जो 1959 से 1974 तक अस्तित्व में थी। इसकी स्थापना सी राजगोपालाचारी ने की। 1974 में स्वतंत्र पार्टी ने 6 अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर भारतीय लोक दल का गठन किया। अन्य नेता कौन कौन थे भाई? मीनू मसानी, NG रंगा, दर्शन सिंह फेरुमान और उद्धम सिंह नागोकी और KM मुंशी। सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे। अतः फोर्थ स्टेटमेंट सही नहीं है। वही 9th क्लास की NCERT पढ़ लेना भाई पॉलिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 क में दी गई हैं। तो ऐसा दिया हुआ है भाई। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं, तो ये भी सही है। भारत संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं, ये तो इसी पेपर में आया, ये भी सही है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्योंकि नगर पालिका की शक्तियाँ संविधान के भाग 9th A में दी गई हैं। भाग 9th A को 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। भाग 9A में आर्टिकल 243P से 243ZG शामिल हैं। इसने शहरी स्थानीय निकायों को भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णित 18 शक्तियाँ प्रदान की। नोट भाई 73rd और 74th संशोधन के महत्वपूर्ण फैक्ट ढंग से पढ़ के जाएं। सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि आपातकालीन प्रावधान वास्तव में संविधान के भाग 18 में शामिल हैं। थर्ड स्टेटमेंट सही है क्योंकि संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान भाग 20 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भाई अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। नहीं भाई, अंतर्राज्यीय हो गया तो केंद्र का विषय हो गया ना। अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है, ये भी नहीं है। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है, ये स्टेटमेंट सही है और क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य भारत के संविधान के अनुसूची 7 के संघ सूची के तहत प्रविष्ट 42 में है। संविधान के भाग 13 में आर्टिकल 301 से 307 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है। बी विकल्प गलत है क्योंकि अंतर्राज्यीय प्रवास भारत के संविधान की अनुसूची 7 की संघ सूची की प्रविष्ट 81 के अंतर्गत एक विषय है। सी स्टेटमेंट सही है क्योंकि अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची की प्रविष्ट 81 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यह भारत के संविधान की अनुसूची 7 का एक संघ विषय है। डी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि निगम कर भारत के संविधान की अनुसूची 7 के संघ सूची की प्रविष्ट 85 है। भारतीय संविधान के भाग 12 आर्टिकल 264 से 293 में वर्णित केंद्र राज्य वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संसाधनों और जिम्मेदारियों के
वितरण का वर्णन है, तो ढंग से तैयार करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? भाई ये क्वेश्चन इसलिए दिया जाता है कि भाई कोई 2 नंबर के तो काम करके है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? प्रारंभ में एक तदर्थ समिति थी, ये बात बिल्कुल सही है। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है, ऐसा तो है भाई। पढ़ते हैं इसके बारे में। 1-3 सही है। आचार समिति 15 सदस्यीय आचार समिति के सदस्यों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। वर्ष 2000 में एक तदर्थ आचार समिति का गठन किया गया था, जो 2015 में सदन की स्थायी समिति बन गई। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य लोकसभा सांसद के माध्यम से किसी सदस्य के विरुद्ध कथित कदाचार के साक्ष्य के साथ शिकायत कर सकता है तथा एक हल्फनामा भी दे सकता है कि यदि स्वयं शिकायत करता है तो शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष किसी सांसद के विरुद्ध कोई भी शिकायत समिति को भेज सकते हैं। समिति की रिपोर्ट पर आधे घंटे की चर्चा का भी प्रावधान है। यह समिति किसी भी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में विचाराधीन होता है। थर्ड स्टेटमेंट सही है। चर्चा में क्यों थी भाई? 2023 में लोकसभा की आचार समिति ने संसद में प्रश्न पूछने के लिए रिश्वत लेने के आरोपी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रश्न के लिए नकद के आरोपों की जांच शुरू की थी। राज्यसभा की आचार समिति के 10 सदस्य होते हैं। यूपीएससी पहले भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ध्यान करके पढ़ के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया एक आदेश है। तो प्रतिषेध रिट वही किस लिए जारी किया जाता है? किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्यवाही करने से प्रतिषेध करने के लिए नहीं। संसद और विधानसभा को मद निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए नहीं। निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी करने का प्रतिषेध करने के लिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय होता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं होता है। प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों, निजी व्यक्ति और निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। रिट के प्रकार, उच्च व उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के बारे में जरूर से पढ़ के जाएं, ठीक है भाई। ये पहले भी रिट के बारे में तो काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। नहीं भाई, ये पावर है सिर्फ राष्ट्रपति के पास। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में ऐसा हो। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 342, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जहाँ वह राज्य है वहाँ उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों या जनजातियों के भागों या समूहों को भी निर्दिष्ट कर सकेगा जो इस संविधान के प्रयोजन के लिए यथाशक्ति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजाति समझी जाएंगी। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से स्पष्ट किया कि वह एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति होने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार एक राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया व्यक्ति प्रवास के दौरान किसी अन्य राज्य में रोजगार, शिक्षा, भूमि आवंटन के लिए अपने दर्जे का लाभ नहीं ले सकता। अतः सेकंड स्टेटमेंट सही है। केंद्रीय बजट यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। नहीं भाई, ये राष्ट्रपति की ओर से आते हैं। फिर केंद्रीय या यूनियन स्तर पर भारतीय राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। ये बात बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि संविधान के आर्टिकल 112 में कहा गया है कि
भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेंगे, इसलिए वित्त मंत्री राष्ट्रपति की ओर से संसद में बजट प्रस्तुत करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि आर्टिकल 113 में वर्णित है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी। केंद्रीय बजट सरकारी बजट के घटक, घाटे और उसके प्रकार, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्रभावी घाटा, सरकारी बजट के प्रकार, लाइन आइटम बजटिंग, प्रदेश बजट और शून्य आधारित बजट ZBB, परिणाम बजट, जेंडर बजट। इसके अलावा क्राउडिंग आउट प्रभाव को, राजकोषीय समेकन, घाटे का मुद्रीकरण, तरीके और साधन, अग्रिम और राजकोषीय तटस्थता के बारे में ढंग से पढ़ के जाएं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होगा, ये बात भी ऐसी नहीं है। पहली बार तो वो दे सकता है। देखो, संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है और उसके उपाध्यक्ष के पदों के प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 से 96 में अंतर्गत आते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष का पद निम्नलिखित 3 मामलों में पूर्ण कार्यकाल से पहले भी समाप्त हो जाता है, यदि वह सदन का सदस्य नहीं होता, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करे, यदि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्य प्रभावी बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे उसके पद से हटाएं, और ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। निष्कासन प्रस्ताव पर तभी विचार और चर्चा की जा सकती है जब उसे सदन के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो। जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन होता है तो वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता, लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, साथ ही पहली बार में वोट भी दे सकता है, लेकिन बराबर होने की स्थिति में वोट नहीं दे सकता। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड थर्ड गलत है। जबकि सामान्य स्थिति में वह पहली बार में वोट नहीं देता, लेकिन बराबरी की स्थिति में वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। जब भी लोकसभा भंग या विघटित हो जाती है तो अध्यक्ष तुरंत अपना पद नहीं छोड़ता, बल्कि नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बना रहता है। ये स्टेटमेंट कितनी बार क्वेश्चन में आ चुका। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। यदि सदन नवगठित हो तो प्रोटेम अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करता है जिसमें अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। अध्यक्ष का पद ग्रहण करते समय वह अलग से कोई शपथ नहीं लेता या प्रतिज्ञान नहीं करता, वह पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाती है। वह यह निर्णय लेता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तथा इस मामले में इसका निर्णय अंतिम होता है। प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के उपाध्यक्ष, उपसभापति, लोकसभा और राज्यसभा की समितियों के बारे में भाई ढंग से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। क्या ये बात सही है? लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। भाई ये दोनों के दोनों ऊपर वाले स्टेटमेंट सही है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय में की सूचना दी है और लोकसभा विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, देखते हैं। जब लोकसभा विघटित होती है तो इसके कार्य जैसे विधेयक प्रस्ताव, संकल्प नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। इन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। यद्यपि इन विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है। फर्स्ट है भाई, विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, चाहे लोकसभा में रखे गए हों या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हों। सेकेंड है, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट है भाई, ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो
और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो समाप्त नहीं होता। ये पढ़ के जाना भाई, 2016 में भी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। नहीं भाई, जरूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सदन के सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने के लिए कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। लोकसभा द्वारा विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। 3 स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष या सभापति सदन को सत्र पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है और इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। भारत का राष्ट्रपति संसद के सदनों के सत्रावसान सहित सभी कार्यकारी निर्णयों के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह पर कार्य करता है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करता है। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है। हालांकि असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अतः थर्ड स्टेटमेंट सही है। संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बुलाना भारतीय राष्ट्रपति का कर्तव्य है। स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास है। स्थगन से संसद की केवल बैठक समाप्त हो सकती है, सत्र समाप्त नहीं होता। जब सदन को पुनः बैठक के लिए कोई बिना बताए बिना स्थगित कर दिया जाता है तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। सत्रावसान संविधान के आर्टिकल 85 क्लोज 2 सब क्लोज ए के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश द्वारा सदन के सत्र की समाप्ति राष्ट्रपति सदन के स्थगन की अधिसूचना जारी कर देता है। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सदन का स्थगन कर सकता है। सभी लंबित सूचनाएं विधेयक प्रस्तुत करने के लिए सूचनाओं को छोड़कर सत्रावसान पर समाप्त हो जाती है। अगले सत्र के लिए नई सूचनाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट है विघटन से मौजूदा सदन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा का विघटन 2 तरीकों से हो सकता है। स्वतः विघटन, इसकी 5 वर्षीय अवधि समाप्त होने पर राष्ट्रपति का आदेश। यदि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल द्वारा अधिकृत किया जाता है तो वह कार्यकाल समाप्त होने से पहले भी लोकसभा को भंग कर सकता है। यदि मंत्रिमंडल विश्वास खो देता है तो कोई भी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं होती है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति की शक्तियां मंत्रिपरिषद के साथ उसके संबंध भाई ढंग से पढ़ के जाएं। ठीक है भाई, ये हो गया अपना आज पॉलिटी का सेगमेंट कंप्लीट। 2024 का क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। तो इसके बाद अपन नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इनको बार बार रिवीजन करते रहना और साथ में इनके शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करना। PYQs में पूरा का पूरा डिटेल में सब चीज़ें दी हुई हैं। शायद इनसे भी अगर अपने खुद के शॉर्ट नोट्स 5-7 पेज के तैयार कर लोगे तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ओके, तो ये काम आप खुद कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, बुक लेनी है तो धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की बुक ले लेना, क्योंकि भाई यार एफर्ट्स उनके हैं। मैंने सिर्फ मेरे फ़ायदे के लिए इसको रीडिंग लगाई है, बाकी कुछ नहीं किया है। तो एफर्ट्स उनके हैं, उनकी बुक ले लेना, उनका कोर्स लेना, उनका कोर्स ले सकते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।